2021। दोस्तों आज हम करंट अफेयर्स के डिस्कशन में दोस्तों हम पेंगोलिन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आप थोड़ा सा पेंगोलिन का स्ट्रक्चर देख लीजिएगा, बहुत ही प्यारा, बहुत ही क्यूट सा एनिमल है। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे फ्लू गैस डीसल्फ्यूरिजाशन का। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे पॉलिसी ऑन स्कूल बैग 2020 के बारे में बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों फेसलेस प्रोग्रेस के बारे में बात करेंगे। फेसलेस प्रोग्रेस जो है दोस्तों, ये भी एक स्कीम जो गवर्नमेंट के द्वारा ई असेसमेंट स्कीम को लॉन्च किया गया है, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्तों क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज जरूर बोलूंगा दोस्तों, प्लीज आप सभी लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ, है ना। और जो विद्यार्थी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, है ना। दिस इज द मोटिवेशन फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो माय डियर। तो ये क्या होता है, एक मोटिवेशन के तौर पे हम क्या करते हैं, ये हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल और फ्रूटफुल होता है दोस्तों। तो अगर ये आपको फ्रूटफुल लगता है दोस्तों ये करंट अफेयर्स डिस्कशन का, तो जरूर आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए लेट्स बिगिन द क्लास। मेरे दोस्तों अगले जब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, चलिए देखिए दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू। तो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजनल के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन यहाँ पे दिए गए, उसमें आपको बात किया गया, टू स्टेटमेंट्स यहाँ पे दिए गए हैं आपको, है ना। दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, स्टेटमेंट फर्स्ट है और स्टेटमेंट सेकंड है। आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है यहाँ पे सही लिखा गया है। तो कह रहा है दोस्तों आर्टिकल 85 रिक्वायर्स दैट देयर शुड नॉट बी अ गैप, there should not be a gap of more than 6 months between two session of parliament। पार्लियामेंट के दो सेशन के बीच के मध्य 6 महीने से ज्यादा की अंतराल नहीं होनी चाहिए, यह हमारा आर्टिकल 85 कहता है। ठीक है, द constitution specifies when or how many days of parliament should meet। दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन ये क्या करता है, स्पेसिफाई करता है कि कब और कितने दिनों पर पार्लियामेंट मिलेगी। ये आपको दो स्टेटमेंट यहाँ पर दिया गया है, बताना कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा आप इस स्टेटमेंट के बारे में बता दो दोस्तों। यहाँ पे क्या होगा, स्टेटमेंट जो 4 है, स्टेटमेंट जो 1 है वो करेक्ट है, बाकी जो स्टेटमेंट 1 है वो क्या, स्टेटमेंट 2 जो दोस्तों वो क्या है, करेक्ट नहीं है। ये कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन नहीं करती, कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाई नहीं करता, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, डजंट स्पेसिफाई यहाँ पे होना चाहिए था। चलिए देखते हैं आगे इसके बारे में दोस्तों। अगर मैं बात करूं दोस्तों बजट के बारे में, तो बजट सेशन जो है पार्लियामेंट को एक्सपेक्टेड टू बी हेल्ड अंडर सिमिलर कोविड-19 के कारण दोस्तों ये क्या है, एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो हेल्ड कर दिया जाएगा बजट सेशन को। ठीक है, अंडर सेफ्टी मेजर और रेस्ट्रिक्शन इंक्लूडिंग स्ट्रिक्ट फिजिकल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स। और जितना याद रखना चाहिए कि अगर बजट सेशन अगर होते हैं तो साथ में फिजिकल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स को फॉलो किया जाएगा, है ना। दैट वेयर टेक प्लेस इन मॉनसून सेशन, जो मॉनसून सेशन में भी हुआ था। चलिए सो फार इसके बावजूद देयर इज नो क्लैरिटी ऑन वेदर द क्वेश्चन आवर। दोस्तों क्वेश्चन आवर क्या होता है, ये बहुत ही मतलब आप कह सकते हैं दोस्तों कि पार्लियामेंट का एक बहुत ही लाजवाब और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होता है, जिसमें क्या होता है, क्वेश्चन आवर जो होता है दोस्तों फर्स्ट आवर ऑफ सिटिंग सेशन होता है। जब क्या करते हैं लोकसभा के मेंबर्स जब एक साथ पार्लियामेंट में बैठते हैं, तो फर्स्ट आवर जो होता है दोस्तों उसे क्वेश्चन आवर कहा जाता है। इसमें क्या करते हैं, कॉन्सर्न मिनिस्टर जो होते हैं वो जो अपोजिशन के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन के क्या सर वो आंसर देते हैं। आइदर आंसर वो देंगे, या तो वो ऑरली आंसर देते हैं, या तो इन रिटन में, या फिर डिपेंडिंग ऑन द टाइप्स ऑफ क्वेश्चन ही रेज्ड। जिस प्रकार के क्वेश्चन वो रेज्ड करेंगे उसके अनुसार वो क्या करेंगे क्वेश्चन, है ना, जो कॉन्सर्न्ड मिनिस्टर होते हैं वो देते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही क्या होता है, इंटरेस्टिंग आवर होता है दोस्तों। तो विच वाज सस्पेंडेड ड्यूरिंग द मॉनसून सेशन। आपको पता होगा ये मॉनसून सेशन जब स्टार्ट हुआ था उसको सस्पेंड कर दिया गया था एज अ पार्ट ऑफ कोविड-19 रिस्ट्रिक्शंस विल रिज्यूम इन द बजट सेशन। ठीक है, जो अब रिज्यूम किया जाएगा। जो क्वेश्चन आवर मॉनसून सेशन में स्टार्ट हुआ था दोस्तों, उसमें क्वेश्चन आवर को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था, है ना, कोविड-19 के रिस्ट्रिक्शन की वजह से। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की बात करें तो आपको आर्टिकल 85 कहता है दोस्तों कि अगर कोई दोस्तों अगर आप सेशन हो रहा है, पार्लियामेंट के 2 सेशन हो रहे हैं, तो 2 सेशन के बीच में 6 मंथ से ज्यादा क्या होना चाहिए सर, ड्यूरेशन नहीं होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट स्पेसिफाई
कॉन्स्टिट्यूशन यह स्पेसिफाई नहीं करता कि कब और कितने दिन में क्या हुआ पार्लियामेंट मिलेंगे, ठीक है। Why parliament session is important? क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों? तो लॉ मेकिंग इज डिपेंडिंग ऑन द पार्लियामेंट रिट्स। जो हमारे पास लॉ जो मेक होते हैं, जो लॉ बनाए जाते हैं, जो बिल पास होते हैं, ठीक है, वो पार्लियामेंट सेशन के थ्रू ही होता है। तो दैट इज व्हाई पार्लियामेंट सेशन जरूरी है। ऑल्दो द स्क्रूटनी ऑफ गवर्नमेंट्स फंक्शनिंग, डिलिब्रेशन ऑफ नेशनल इशू, अगर कोई नेशनल इशू है ना, कोई गवर्नमेंट के, अगर कोई ऐसा गवर्नमेंट दोस्तों गवर्नमेंट का कोई फंक्शनिंग है जिसमें कोई कहीं ना सुधार करनी होगी, है ना, तो उसमें ये सारी चीजें कहाँ की जाती है, तो ये पार्लियामेंट के सेशन में ही कंप्लीट की जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि ये मैरिज एक्ट, मैरिज बिल और या फिर दोस्तों फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल के बारे में हम लोग बहुत ज्यादा ये चर्चा में था। तो 3 स्टेट्स ने क्या हुआ, है ना, 3 एंटी कन्वर्जन लॉ पास किए हैं। व्हाट सिमिलर्स एंड व्हाट डिफरेंस, क्या एक दूसरे के बीच में सिमिलरिटीज है और क्या अंतर है, उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको बात करूं, यहाँ पे अगर आपसे मैं कुछ चीजें डिस्कस करना चाहता हूं। सबसे पहले दोस्तों अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे कुछ चीजें मैं आपको डिस्कस करके बताना चाहता हूँ। एमपी कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल 2020 एज एन ऑर्डिनेंस। सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज डिस्कस करना चाहता हूँ कि यहाँ पे 3 जो शब्द हैं दोस्तों, खास करके ऑर्डिनेंस क्या होता है, ठीक है दोस्तों। बिल की ऑर्डिनेंस बिल, ठीक है, उसके बाद लॉ और एक्ट, अक्सर हमें ये शब्द सुनने को मिलता है, ऑर्डिनेंस, बिल, लॉ और एक्ट। सबसे पहले अगर बात करें दोस्तों बिल क्या है, तो बिल जो है दोस्तों इसे कह सकते हैं इमैच्योर लॉ, है ना, इमैच्योर लॉ। जो दोस्तों बिल जो क्या किया जाता है, वैसा प्रपोजल जो पार्लियामेंट में पेश किया जाता है, जो लॉ के, है ना, लॉ के बनने का एक शुरुआती इमैच्योर प्रोसेस में आता है दोस्तों, दैट इज कॉल्ड बिल, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बिल होता है। बिल को दोस्तों हम कह सकते हैं प्रपोजल है नए लॉ के बनने के लिए, तो ये क्या होता है, बिल होता है। अब बात करें दोस्तों एक्ट के बारे में, बात करें कि एक्ट क्या है। दोस्तों अगर एक्ट के बारे में बात करें तो एक्ट क्या है, जब बिल को लेजिस्लेचर के द्वारा पास कर दिया जाता है, जब किसी बिल को लेजिस्लेचर के द्वारा पास कर दिया जाता है और इसे प्रेसिडेंट के कॉन्सेंट के लिए जब भेज दिया जाता है, और वहां से भी दोस्तों ये पास होता है या तो प्रेसिडेंट से या तो गवर्नर से, है ना। जब हम बात करेंगे, है ना, सेंट्रल अगर बिल की बात करते हैं तो वो प्रेसिडेंट का एसेंट होगा, सहमति होगी, और अगर हम स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो वहां पे गवर्नर का क्या होगा, एसेंट होगी, उनकी सहमति होगी। अगर प्रेसिडेंट और गवर्नर की सहमति के बाद जो लॉ, जो एक्ट, जो बिल होता है दोस्तों, जब वो पास होता है तब उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्ट बोलते हैं। लॉ क्या होता है दोस्तों, जब हम लॉ के बारे में बात कर रहे हैं, लॉ जो वर्ड है ये भी बहुत ज्यादा क्या होता है हम यूज करते हैं। तो लॉ क्या है, लॉ जो होता है दोस्तों सेट्स ऑफ रेगुलेशंस एंड रूल्स। लॉ क्या है, हम कह सकते हैं सेट्स ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, सेट्स ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। रूल्स और रेगुलेशन के जो क्या होते हैं, जो समावेश होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लॉ कहते हैं। और ऑर्डिनेंस क्या होता है दोस्तों, अगर ऑर्डिनेंस के बारे में बात करें तो ऑर्डिनेंस आर टेम्पररी लॉज दैट सर्कुलेटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और गवर्नर एज वेल। दोस्तों अगर हम बात करते हैं, अगर ऑर्डिनेंस की बात करते हैं तो ऑर्डिनेंस क्या होता है, ऑर्डिनेंस क्या होता है कि जैसे मान लो पार्लियामेंट सेशन नहीं है और लेकिन कोई दोस्तों कोई इमरजेंसी आ गया, जिसमें क्या होता है, इमरजेंसी में वहां पे कोई बिल और क्या कोई बिल को पारित करना होता है और उसे लॉ के रूप में या एक्ट के रूप में पास करना होता है। लेकिन अब सोचो कि सर पार्लियामेंट सेशन नहीं चल रहा है, तो वैसे परिस्थिति में हमें क्या करना होता है, इस एक टेम्पररी लॉ को क्या करना होता है, पास करना होता है। और वह टेम्पररी लॉ क्या होता है, वो टेम्पररी जो लॉ होता है वो या तो प्रेसिडेंट के कॉन्सेंट से या फिर गवर्नर के कॉन्सेंट से क्या किए जाते हैं, पास किए जाते हैं। वो एक परमानेंट लॉ नहीं होता जब तक कि दोस्तों उसे पारित ना किया जाए, ठीक है। तो ये क्या होता है दोस्तों, ऑर्डिनेंस होता है। तो ऑर्डिनेंस क्या होता है, सिंपल सी बात कर सकते हैं, ऑर्डिनेंस जो होता है एक प्रपोज्ड टेम्पररी लॉ होता है। प्रपोज्ड टेम्पररी लॉ जो होता है ये कॉन्सेंट या तो गवर्नर के कॉन्सेंट से या तो प्रेसिडेंट के कॉन्सेंट से क्या किया जाता है, ये पास किया जाता है, ठीक है। तो ये है दोस्तों बिल, एक्ट, ये सब चीजों में डिफरेंस। तो अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो हम क्या बोल रहे थे, है ना, 3 स्टेट। तो एमपी कैबिनेट ने दोस्तों ये हैज अप्रूव्ड किया है फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल 2020 एज एन ऑर्डिनेंस। मतलब अभी ये टेम्पररी लॉ है, ये अभी परमानेंट नहीं हुआ है। प्रीवियसली उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश है पास द सिमिलर लॉ, ठीक है। इस प्रकार के लॉ उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश ने पास कर दिया, लेकिन एमपी ने अभी ऑर्डिनेंस के रूप में इसे पेश कर दिया है।
उसके बाद दोस्तों अगर डिफरेंस की बात करें तो एमपी जो है मध्य प्रदेश ला रिक्वायर्स 60 डेज प्रायर डिक्लेरेशन, 60 दिन की पहली डिक्लेरेशन करनी होगी। अगर कोई इंटेंशन, अगर किसी व्यक्ति को अगर इंटेंशन है क्या करने का, अपनी है ना, अपनी क्या कर रहे हैं रिलीजन को चेंज करने का अगर इंटेंशन है तो उन्हें क्या करेगा 60 डे का क्या हो दोस्तों प्रायर नोटिस देना पड़ेगा। इसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को फॉर द कन्वर्जन टू बी वैलिड फॉलोइंग विद द कपल ऑफ डिफरेंट रीजंस कैन बी लीगली मैरिड। जिन्होंने क्या हो सर लीगली मैरिड किया है उनको क्या करना पड़ेगा 60 दिन पहले क्या करेगा प्रायर नोटिस देना पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। यूपी में क्या है दोस्तों, है ना, यूपी जो होता है उत्तर प्रदेश प्रोहिबिशन अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन एंड ऑर्डिनेंस 2020 क्या करता है 60 डेज प्रायर नोटिस करना, 60 डेज प्रायर नोटिस देना है, बट आल्सो रिक्वायर्ड the magistrate to conduct a police inquiry assertions to the real intention behind the conversion। लेकिन दोस्तों ये क्या करेगा, इसमें आपको मजिस्ट्रेट जो होंगे वो कंडक्ट करवाएंगे पुलिस इंक्वायरी, जो कन्वर्जन किया जा रहा है क्या कोई मोटिव है उस कन्वर्जन के प्रति या फिर कोई जबरदस्ती कन्वर्जन करवाया जा रहा है रिलीजन का, तो उस पे क्या होगा ये पुलिस इंक्वायरी भी हो सकती है। हिमाचल प्रदेश ने क्या हो सर फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 2019 को क्या हुआ लास्ट वीक इफेक्ट में आया दोस्तों, जो क्या करती है 30 डेज प्रायर नोटिस आपको देना होगा डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंशन ऑफ कन्वर्जन। आपके डिक्लेरेशन की आप जो कन्वर्ट कर रहे हो, आप रिलीजन कन्वर्ट कर रहे हो, उसके पीछे इंटेंशन क्या है वो आपको 30 डेज पहले प्रायर नोटिस देना होगा। अगर हम करें दोस्तों कि कौन इन्वेस्टिगेट करेगा, तो एमपी में बात करें तो एमपी का सेक्शन 4 क्या कहता है दोस्तों, ला जो है वो क्या कहता है कि investigation by the police officer except on the written complaint of the person converted or the person's parents। ठीक है, अगर कोई रिटेन नोटिस अगर पुलिस को दिया जाए, या तो नोटिस उनके द्वारा दिया जाए या तो उनके पेरेंट्स के द्वारा दिया जाएगा, तब इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। और नो पुलिस ऑफिसर बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर, है ना, सब इंस्पेक्टर से नीचे का रैंक का पुलिस नहीं होना चाहिए, वही इन्वेस्टिगेट कर सकता है। हिमाचल प्रदेश क्या कहता है दोस्तों, ये कहता है कि कैन नॉट इनिशिएटेड विदाउट द प्रायर सैंक्शन ऑफ एन ऑफिसर बिलो द रैंक ऑफ एसडीएम। कह रहा है दोस्तों एसडीएम के जो क्या होंगे नीचे जो रैंक होंगे वो प्रायर, है ना, इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते हैं। और यूपी जो दोस्तों एमपी के लॉ के जैसे ही क्या करेगा कंप्लेंट को फाइल करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। सेकेंड क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे आया दोस्तों। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि ईरान बिगिंस इन रीचिंग यूरेनियम इन न्यू ब्रीच ऑफ न्यूक्लियर डील। ठीक है, इन द गिवन कॉन्टेक्स्ट व्हिच इज और आर करेक्ट। दोस्तों यहाँ पे आपको बताना है कि क्या सही है क्या गलत है, आप मुझे बताएंगे यहाँ पे जल्दी से, डू इट फास्ट। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, यहाँ पे जब मैं बात कर रहा हूं, बहुत बढ़िया, चलिए देखिए क्वेश्चन देखने की कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं ईरान हैज resumed 20% यूरेनियम enrichment at its sensitive Fordo nuclear facility as a major step away from a 2050 nuclear deal struck with the world power। Enriched uranium is produced by feeding uranium hexachloride gas into centrifuges to separate out the most suitable isotopes of nuclear fission, called uranium U-235। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीजें आपको दी गई है, आप बताओ, बताना है दोस्तों कि यहाँ पे क्या होगा, डू इट फास्ट। यहाँ पे आपको बताना है दोनों स्टेटमेंट क्या सही है, दोनों में से कोई स्टेटमेंट सही नहीं है, या फिर ओनली वन सही है, या ओनली क्या है सर टू सही है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है दोस्तों, है ना, यहाँ पे ये गलत है, स्टेटमेंट नंबर 2 जो है वो गलत है, क्योंकि यहाँ पे हेक्साक्लोराइड नहीं बल्कि होगा दोस्तों हेक्साफ्लोराइड होगा, है ना, हेक्साफ्लोराइड होगा, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, मैं आपको इसके बारे में डिस्कस कर देता हूं, आगे चलते हैं दोस्तों, देखिएगा। अगर बात करें दोस्तों यूरेनियम, अगर हम इसका जो आंसर होगा दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसका आंसर क्या होगा, ओनली वन जो होगा करेक्ट होगा, क्योंकि आपसे पूछा गया था करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। तो करेक्ट स्टेटमेंट जो होगा दोस्तों सी जो है, फर्स्ट स्टेटमेंट जो था वो करेक्ट था, है ना। अब इसके बारे में अगर डिस्कस करें, चलिए देखते हैं, डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। अगर आप बात करें ईरान हैज रिज्यूम्ड 20% ऑफ यूरेनियम इनरिचमेंट, है ना, एट इट्स सेंसिटिव फॉर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी। दोस्तों अगर मैं बात करूं
अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो मैं आपको ये चीजें बता देता हूं थोड़े से, अगर आपको डिस्कस में कर दूं थोड़ा सा, अगर इसके अगर कॉन्टेक्स्ट के बारे में अगर डिस्कस कर दूं तो 2015 में दोस्तों एक न्यूक्लियर डील क्या किया गया था, पास किया गया था। इसमें P5+1 आपने सुना होगा, P5+1। P5 में जो कंट्रीज थे दोस्तों वो कौन कौन से कंट्री थे? P5 में दोस्तों ये जो कंट्री थे वे सबसे पहले यूएस था, यूके था दोस्तों, उसके बाद चाइना, रसिया, चाइना, रसिया एंड फ्रांस, सॉरी चाइना, रसिया, पहला दोस्तों यूएस, यूके, फ्रांस, ठीक है, चाइना, रसिया एंड जर्मनी, ठीक है। P5+1, P5 में जो कंट्री थे वो कौन कौन से कंट्री थे? यूएस था, यूके था, फ्रांस था, चाइना था और रसिया था, ठीक है। P5 कंट्री में कौन कौन है फिर से देख लीजिएगा दोस्तों, यूएस, यूके, ये अक्सर पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, तो प्लीज आप लोग ये सब चीजें अच्छे से ध्यान में रखिएगा। फ्रांस, चाइना और रसिया, ठीक है, चाइना और रसिया। और वन में जो दोस्तों वो था आपका जर्मनी, जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक है, P5+1, ठीक है। तो ये एक न्यूक्लियर डील जो किया गया था दोस्तों 2015 में, ठीक है। अब इसमें जो था दोस्तों, इस डील में ये क्या किया गया था, इस डील को नाम दिया गया था ज्वाइंट कंप्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। यहां पे आप देख रहे होंगे इस डील का नाम था ज्वाइंट कंप्रिहेंशन प्लान ऑफ एक्शन, जैकोपोआ, ठीक है। इस डील के अंतर्गत, इस डील के अंतर्गत दोस्तों ईरान ने ये लिमिट लगाया, ईरान ने खुद से ये प्रॉमिस किया, एग्री किया कि वो न्यूक्लियर एक्टिविटी पे क्या करेंगे, स्टॉप करेंगे, स्टॉप यूरेनियम इनरिचमेंट। यूरेनियम का जो इनरिचमेंट था वो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने कहा कि प्रॉमिस किया, उन्होंने एग्री हो गए कि हम पे सैंक्शन मत लगाओ, हमें जो इकोनॉमिकल सैंक्शंस जो होते हैं वो इकोनॉमिकल सैंक्शन हटा दो हम पे, और हम क्या करेंगे उसके बदले हम यूरेनियम का एनरिचमेंट नहीं करेंगे। तो ये P5+1 क्या था, 2015 में ये डील हुआ था, ठीक है। तो आप इसी के बारे में दोस्तों ये कहा गया है। लेकिन अब दोस्तों इधर हाल ही में न्यूज क्या है, हाल ही में न्यूज क्या है कि ईरान ने उस न्यूक्लियर डील से बाहर आ गया है। उस न्यूक्लियर डील को मानना क्या हो सर, सबसे पहले तो न्यूक्लियर डील से आपको मैं बता दूं कि ट्रंप 2018 में ही बाहर निकल आए थे। आप यहाँ पे देख रहे होंगे 2018 में दोस्तों प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप व्हेन ही abandoned the accord also known as joint comprehension plan of action। तो 2018 में अमेरिका ने क्या होता इस अकॉर्ड से बाहर निकल चुका था। लेकिन दोस्तों अब इस अकॉर्ड बाहर निकलने के बाद यूएस ने क्या हुआ, इकोनॉमिकल सैंक्शंस जो थे वो क्या गया था, ईरान पे लैवी कर दिया था, उन्होंने लगा दिया था। लेकिन दोस्तों इस, अब देखो सिंपल सी बात है कि अगर किसी पे आप इकोनॉमिकल सैंक्शन लगा रहे हो और वो फिर भी उस अकॉर्ड को वो मानता जा रहा है, जो सहमति 2015 में बना था, और उस अकॉर्ड को वो अभी भी मान रहा है, तो भाई वो कितना दिन मानेगा, ठीक है। इकोनॉमिकल सेक्शंस तो भाई सैंक्शंस जो है उस पे क्या हो, बर्डन बनता जाएगा उसके इकोनॉमी के लिए, वो हार्मफुल होता जाएगा। तो उन्होंने कहा कि चलो भाई आप अगर इस सैंक्शन को अगर आप नहीं मान रहे हो, आप हम पे क्या रहे हो, इकोनॉमिकल सैंक्शंस लगा रहे हो, तो मैं भी क्या करूंगा, उसके बदले यूरेनियम इनरिचमेंट करूंगा। तो अब ईरान ने क्या कर दिया दोस्तों, ईरान ने अब ये प्लान कर लिया कि भाई मैं क्या करूंगा, है ना, 20% यूरेनियम इनरिचमेंट करना शुरू करूंगा, है ना। ये क्या, फॉर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी। फॉर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी क्या है दोस्तों, वहां का समझिए कि एक प्रकार का जो फैसिलिटी, मतलब सिंपल सी बात आपको मैं कह दूं कि एक प्रकार का दोस्तों ईरान ने इनरिचमेंट किया है फॉर्डो सा, और फॉर्डो इनरिचमेंट क्या है दोस्तों, उसका सेकंड पायलट इनरिचमेंट प्लांट है। प्लांट कहने का मतलब है, प्लांट का मतलब जो हम लोग जहां से न्यूक्लियर प्लांट है, जहां से दोस्तों न्यूक्लियर प्लांट है, जहां से इस यूरेनियम को इनरिच किया जाएगा, ठीक है। ये चीजें मैं बता रहा हूं। अगर आपको मैं बता दूं थोड़ी सी इसमें और अगर आपको जानकारी मैं दे दूं, तो अगर आप देखना चाहेंगे दोस्तों, तो व्हाट इज यूरेनियम, enriched uranium। तो enriched uranium is produced by feeding uranium hexafluoride gas into centrifuges to separate out the most suitable isotopes for nuclear fission। दोस्तों जो आपको थोड़े से मैं आपको थोड़ा सा हिंट करना चाहता हूं कि यूरेनियम 235 मतलब यूरेनियम 235 जो होता है दोस्तों, इसे क्या किया जाता है, न्यूक्लियर फिजन में यूज किया जाता है, ठीक है। और इसकी जो प्यूरिटी होती है ये ज्यादा होता है। लेकिन दोस्तों अगर आप यूरेनियम अगर बात करें दोस्तों, जिसकी
ऐसा जो लो इनरिच्ड यूरेनियम होता है, जो जिसमें टाइपिकली 3 to 5% ऑफ प्यूरिटी होता है, इसके रिस्पेक्ट में U235 के रिस्पेक्ट में उसे कॉमर्शियल न्यूक्लियर प्लांट में यूज किया जाता है, ठीक है। लेकिन जो हाईली इनरिच्ड यूरेनियम होते हैं जिनमें कॉन्सेंट्रेटेड लगभग 20% क्या होता है दोस्तों, प्यूरिटी होती है। अगर इसके बारे में बात करें तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूं कि हाउ द सेंट्रीफ्यूज सेपरेट्स यूरेनियम एटम, है ना, यूरेनियम 235 और 238, ये कैसे होता है दोस्तों। सिंपल सी बात आपको थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप देखिए तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे समझा दूं कि ये जो यूरेनियम 235 जो होता है दोस्तों, ये क्या होता है, ये थोड़ा लाइटर इन नेचर होता है, ठीक है, और ये हैवियर इन नेचर होता है। तो जब क्या होता है कि ये यूरेनियम के एलिमेंट को, यूरेनियम एलिमेंट को किसी भी एक, मान लो दोस्तों यहाँ पे क्या किया गया, यूरेनियम एलिमेंट को रख दिया गया और यहाँ पे क्या हुआ सर, एक रोटेटर के थ्रू, एक स्पिन मोटर, एक मोटर स्पिन के थ्रू क्या किया, इसको रोटेट करवाया जाएगा। तो रोटेट करवाने के बाद क्या होगा कि जो हैवियर एलिमेंट होंगे वो कहाँ जाकर नीचे सेटल्ड हो जाएंगे और जो लाइटर एलिमेंट होंगे वो कहाँ चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे। ये ऐसा इसलिए होता है, ये ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, है ना, ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण, है ना। ये क्या होता है दोस्तों, ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है कि जब कोई, जैसे कोई वस्तु है दोस्तों, ठीक है, एक वस्तु को हम यहाँ पे बांध लिए और इसको क्या कर रहे हैं हम, गोल इसको हम घुमा रहे हैं, ठीक है, इसे हम घुमा रहे हैं, तो इसके बाहर क्या करेगा, एक फोर्स लगता है, इसके बाहर क्या लगता है, फोर्स लगता है, और जो फोर्स ये बाहर लगता है इसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और जो इसके अंदर फोर्स लगता है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, है ना। बाहर फोर्स लगे तो उसको सेंट्रीफ्यूगल, अंदर लगे तो सेंट्रीपिटल। तो इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण से क्या होता है दोस्तों, जो पार्टिकल्स जो हल्के होते हैं वो ऊपर चले आते हैं और जो भारी एलिमेंट होता है वो नीचे चला आता है। तो यूरेनियम जो 38 होता है दोस्तों, यूरेनियम 238 जो होता है वो नीचे सेटल्ड हो जाता है और यूरेनियम 235 जो होता है दोस्तों वो ऊपर फ्लोट करने लगते हैं। और ये जो यूरेनियम 235 होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है, यूरेनियम की मात्रा, इसकी जो प्यूरिटी होती है लगभग 20% होता है और इसकी जो प्यूरिटी होती है दोस्तों 2 से 3% अबाउट होता है, ठीक है। सिंपल सी बात, आप यहां तक समझ लीजिए। आगे चलता हूं दोस्तों, अबाउट द फेसलेस टैक्स स्कीम। दोस्तों अबाउट द फेसलेस टैक्स स्कीम में आपको यहाँ पे मैंने एक स्टेटमेंट यहाँ पे रखा है और ये 3 स्टेटमेंट आपके सामने मैं रखा हूं और आपसे पूछ रहा हूं कि भाई ये 3 स्टेटमेंट जो रखे गए हैं इसमें क्या सही है क्या गलत है। सबसे पहला कह रहा है सर, इट इज एन अटेम्प्ट टू ऐड इंडिविजुअल टैक्स ऑफिसर्स discretion and potential harassment for the income taxpayer. The scheme allow for appropriate cases where a certain hearing is necessary. So then, after following protocols, a hearing is given. Third जो statement है दोस्तों, the main objective is to remove the physical interaction as much as possible. ठीक है। अब आपको दोस्तों यहाँ पे फेसलेस बोल रहा है, फेसलेस जैसे ही बोला तो आपको ये चीज हो गया कि भाई चलो फेसलेस है तो फिजिकल इंटरेक्शन तो कम कराया जाएगा, कम किया जाएगा। इसका मतलब है कि ये 3 जो स्टेटमेंट है वो सही है। अब अगर ये 3 स्टेटमेंट सही है, अगर आपको इतना पता चल गया कि ये स्टेटमेंट 3 सही है तो या तो आंसर ये तो नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। अगर 3 स्टेटमेंट होगा तो या तो ये सही होगा या तो फिर ये सही होगा। अब आपको मान लो दोस्तों सिर्फ अगर आपको इतना पता हो कि 3 स्टेटमेंट ये सिर्फ आपको पता है तो आप यहां से 50-50 करके क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को एलिमिनेट कर सकते हैं। लेकिन अब देखो एक चीज और यहां पे देखो, इट इज एन अटेम्प्ट टू ऐड इंडिविजुअल। अब दोस्तों यहां पे ध्यान दीजिएगा, ऐड इंडिविजुअल। अब आप सोचिए कि यहां पे कह रहा है कि ऐड इंडिविजुअल। दोस्तों जब हम यहां पे फेसलेस की बात कर रहे हैं तो क्या इंडिविजुअल को ऐड करने की बात कही जाएगी, नहीं, यहां तो इंडिविजुअल्स को रिमूव किया जाएगा क्योंकि फेसलेस तो तभी होगा ना, फेसलेस तो तभी होगा जब हम क्या करेंगे, किसी व्यक्ति को क्या करेंगे वहां से रिमूव करेंगे तब वो फेसलेस होगा। और हम किसी व्यक्ति को रिमूव करके अगर हम ई टेक्नोलॉजी का फॉलो करें, ठीक है, मतलब अगर हम उसमें दोस्तों अगर हम ज्यादा से ज्यादा अगर हम क्या करें ऑनलाइन चीजें कर दें तब वहां से फेसलेस फेस जो होगा वो हट जाएगा। इसका मतलब हम इंडिविजुअल को ऐड नहीं करेंगे बल्कि वहां से रिमूव करेंगे। तो इसका मतलब ये है यहाँ पे 1 जो स्टेटमेंट है वो है गलत है। अगर 1 स्टेटमेंट गलत है तो ये भी चला गया, आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, 2 and 3 इज द करेक्ट आंसर। मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। आगे चलते हैं, आंसर देख लीजिए, आंसर क्या है दोस्तों, डी है।
एक्चुअली है क्या दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अबाउट फेसलेस टैक्स स्कीम के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। गवर्नमेंट ने दोस्तों फेसलेस स्कीम असेसमेंट स्कीम को दोस्तों मैनेज किया है और लगभग 24,000 फाइनल ऑर्डर्स दोस्तों इन्होंने पास किया है जब से ये अगस्त 2020 में दोस्तों ये है ना फेसलेस टैक्स स्कीम को लॉन्च किया गया था, तब से लेकर के अभी तक लगभग 24,000 फाइनल ऑर्डर्स प्रोवाइड किए जा चुके हैं। अगर फेसलेस स्कीम के बारे में बात की तो दोस्तों ये यूनियन बजट 2019 में फाइनेंस मिनिस्टर ने दोस्तों इसे प्रपोज किया था एज अ स्कीम ऑफ फेसलेस ई असेसमेंट। ये एक अटेम्प्ट है जिसमें क्या करते हैं दोस्तों, इंडिविजुअल को रिमूव कर दिया जाता है, इंडिविजुअल टैक्स ऑफिसर्स को रिमूव कर दिया जाता है ताकि जो इनकम टैक्स जो पेयर होते हैं उन पे बर्डन कम हो। कैसे बर्डन कम होगा, जैसे आप देखो ये क्या है दोस्तों, हमारा गवर्नमेंट है और ये क्या है दोस्तों, इनकम टैक्स पेयर है, ठीक है। अब ये गवर्नमेंट और इनकम टैक्स पेयर के बीच में एक व्यक्ति और खड़ा हो जाता था जो क्या करता था, इसके सारी चीजों को डाटा को मैनेज करता था। और ये क्या करता था, ये व्यक्ति जैसे ये जो व्यक्ति है दोस्तों, ये जो इनकम टैक्स पेयर है, इसे ज्यादा इनकम टैक्स के बारे में, उसके प्रोसेस के बारे में पता नहीं था। तो ये क्या करता था, एक पर्सन को यहाँ पे हायर करता था ताकि उसके क्या कर सकते, इनकम टैक्स को है ना वो मैनेज कर सके। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, अब ऐसे कारण से होता था कि ये व्यक्ति भी क्या करता था, एक लेवी लगाता था कि भाई मेरा एक चार्ज होगा, ठीक है, आपके इतना काम करूंगा तो उसके बदले भी मैं कुछ पैसे लूंगा, ठीक है। तो इस व्यक्ति को क्या हो, सर गवर्नमेंट ने क्या किया कि भाई हटाने की कोशिश किया कि चलो इसको हम जो भी चीजें करेंगे डायरेक्ट ऑनलाइन करेंगे, ठीक है, ऑनलाइन करेंगे, इसमें क्या होगा, इस व्यक्ति का कोई रोल नहीं होगा। तो यही चीज यहाँ पे किया गया है। The scheme allow for appropriate case where the certain hearings is necessary, है ना, कुछ क्या हो सर, certain hearings जो है वो necessary होगा। और यहाँ पे मेन जो ऑब्जेक्टिव है इस स्कीम का दोस्तों, टू रिमूव फिजिकल इंटरेक्शन, जो ये जो फिजिकल व्यक्ति है ना, ये जो फेस है ना, इस फेस को हटाना चाहता है गवर्नमेंट। तो क्या सर, रिमूव फिजिकल इंटरेक्शन एज मच एज पॉसिबल, जितना पॉसिबल हो सके, है ना, यहाँ से फिजिकल इंटरेक्शन को हटाया जाए। अब दोस्तों हम देखते हैं अबाउट एवियन इन्फ्लुएंजा के बारे में। यहाँ पे क्या किए हैं, 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है कि ये 3 स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही लिखा हुआ है। तो कह रहा है दोस्तों, इट इज अ वायरल इन्फेक्शन। देखो कभी कभी यहाँ से पूछ लेते हैं वायरल होता है, बैक्टीरियल होता है, तो आप यहाँ पे दिया गया दोस्तों कि इट इज अ वायरल इन्फेक्शंस दैट कैन इन्फेक्ट नॉट ओनली बर्ड्स बट आल्सो ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स। Most form of the virus are restricted to birds. It is a highly contagious virus disease affecting several species of food producing birds as well as pet birds and wild birds. Occasionally, mammals, including humans, may contract avian influenza. तो दोस्तों यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिया गया है एवियन इन्फ्लुएंजा बर्ड फ्लू के बारे में, आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो अकॉर्डिंग टू मी, है ना, इसमें दोस्तों आप देखेंगे तो करेक्ट स्टेटमेंट तीनों के तीनों स्टेटमेंट दोस्तों वो सही था। ये एक वायरल इन्फेक्शन है और ये क्या होता है दोस्तों, ये बर्ड्स में, ये एनिमल्स में, आई एम सॉरी, बर्ड्स में तो होते ही होते हैं, साथ में एनिमल्स के साथ साथ अदर ह्यूमन बीइंग को भी अफेक्ट कर सकते हैं। हाईली कॉन्टाजियस क्या होता है दोस्तों, ये डिजीज है ना, जो सेवरल स्पीसीज में ये प्रोड्यूस हो सकता है। ऑकेजनली मैमल्स क्या कर सकता है, ऑकेजनली मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कॉन्टैक्ट एवियन इन्फ्लुएंजा, है ना। इन्फ्लुएंजा ए वायरस आर क्लासिफाइड इनटू सब टाइप्स बेस्ड ऑन 2, है ना, सरफेस प्रोटीन हेमाग्लूटिनिन एंड, है ना, न्यूरामिनिडेज। ये क्या दोस्तों, ये नाम है, ये वायरस इन्फ्लुएंजा ए को 2 भागों में बांटा गया है। एक को नाम है दोस्तों हेमाग्लूटिनिन और एक को नाम है दोस्तों न्यूरामिनिडेज, ठीक है, ये 2 नेम है। अगर आपको इसके बारे में और भी बात करें दोस्तों, तो इसका जो दोस्तों इन्फ्लुएंजा ए का जो नाम दोस्तों H5N8। अब H5N8 क्या है उसके बारे में आपको बहुत अच्छे से बता देता हूँ। वायरस के बारे में थोड़ी सी इसके सीखने चाहते, अगर आप जानना चाहते हैं H5N8 क्या है, तो आइए थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं दोस्तों। अगर हम बात करें इन्फ्लुएंजा टाइप ए के वायरस के बारे में, तो इसके 2 सब टाइप होते हैं जिसका नाम है, अभी आपको बताया, HA और NA। HA क्या होता है दोस्तों, हेमाग्लूटिनिन होता है और न्यूरामिनिडेज होता है। ये क्या दोस्तों, इसके सब टाइप्स हैं। अब दोस्तों जो यहाँ पे देखिएगा, आप यहाँ पे हेमाग्लूटिनिन तो HA लिखा गया है क्योंकि ये ए टाइप का वायरस है, तो इसको क्या नाम दे दिया गया, HA, ठीक है।
और न्यूरामिनिडेज जो है दोस्तों उसके क्या नाम दे दिया गया, एनए दे दिया गया, क्योंकि ये सब टाइप है इन्फ्लुएंजा टाइप ए का। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि एच जो है ये एब्रिविएशन फॉर्म है और एन जो है ये एब्रिविएशन फॉर्म है, और ये जो ए लिखा हुआ है ये क्या है दोस्तों, इन्फ्लुएंजा के सब टाइप ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब आप देखिएगा दोस्तों, इसका मतलब अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अब थोड़ा सा आप नीचे आप आएंगे, आप अपने नजर नीचे दौड़ाएंगे। ठीक है, तो कह रहा है देयर आर 9 नॉन सब टाइप ऑफ H5 वायरस। H5 वायरस के 9 टाइप है। अब ये H5 के 9 टाइप है दोस्तों, H5N1, H5N2, H5N3। H जो किसको है दोस्तों, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हेमाग्लूटिनिन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और N किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, N जो रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों न्यूरामिनिडेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अब देखिए मैं बता रहा हूं, ये HA जो दोस्तों HA 18 नॉन HA सब टाइप, HA के भी क्या दोस्तों 18 सब टाइप होते हैं, और NA का भी क्या दोस्तों 11 सब टाइप होते हैं। ठीक है, तो जब H लिख रहे हैं तो इसमें भी क्या होगा, H1, H2, H3, H4, H8, यहां तक कहां तक जाएगा तो H18 तक जाएगा। ठीक है, उसी तरह से Na में बात करें तो N1, N2, N3, N4, N5 ऐसे है दोस्तों। अब इसी में दोस्तों अभी आपने देखा कि यहाँ पे लिखा हुआ है H5N8, तो H क्या है, किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है, और N किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अभी आपको पता है कि H के 18 टाइप है, N के 11 टाइप है। तो ये जो इन्फ्लुएंजा टाइप ए जो है दोस्तों, इसका जो एक नाम है H5N8 वायरस, यही क्या करता है दोस्तों, इन्फ्लुएंजा को ये क्रिएट करता है। तो अब देखिएगा, अकॉर्डिंग टू पेरिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर द एनिमल हेल्थ, H5N8 avian influenza is a disease of world, है ना। ये क्या है दोस्तों, H5N8 जो दोस्तों एक इन्फ्लुएंजा डिजीज है जो वर्ड के द्वारा क्या होता है, पैदा होता है। ये दोस्तों टाइप ए इन्फ्लुएंजा वायरस से क्रिएट होता है, जो सेवरल स्पीसीज को क्या करता है, डोमेस्टिक जो एनिमल्स होते हैं उसके सेवरल स्पीसीज में क्या होता है, ये पाए जाते हैं। बहुत सारे यहाँ पे नाम दिए दोस्तों, टर्की, स्क्वेल, जिनोफॉल एंड डक, एज वेल एज पेट बर्ड्स, वाइल्ड माइग्रेटरी बर्ड्स एंड वाटरफॉल। कैन द वायरस ट्रांसफर टू एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स? तो दोस्तों यहाँ पे कह रहा है सर देयर आर नो नोन केस ऑफ H5N8 इन ह्यूमन बीइंग्स। रिस्क अभी तक तो नहीं है, लेकिन दोस्तों रिस्क तो हमेशा होता है, तो जनरल पब्लिक को क्या होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए, है ना। कोई ऐसा एविडेंस तो नहीं मिला है ऐसा कि कोई मीट और एग में ऐसा कुछ पाया जाता है और वो ट्रांसमिट कर रहा है ह्यूमन बीइंग में, बट नेसेसरली प्रिकॉशन शुड बी टेकन बाय द पर्सन एज सून एज पॉसिबल एज द पर्सन कैन। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। इसमें अगर आप बात करें तो एक मैं बात कर रहा हूं दोस्तों अब अगले कॉन्टेक्स्ट के बारे में, अगले है ना न्यूज के बारे में। तो अगला जो न्यूज है दोस्तों, फ्लू गैस, है ना, फ्लू गैस डीसल्फ्यूराइजेशन। अब देखो डीसल्फ्यूराइजेशन आपको कहने से मतलब आपको एक बात समझ में आ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, हम सल्फर गैस को, ठीक है, सल्फर जो होता है दोस्तों SO2, ठीक है, इसको क्या कर रहे हैं, हम रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, रिमूवल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड या SO2, है ना, फ्रॉम द कंटेंट, और फ्रॉम द कंटेंट इज नोन एज डीसल्फ्यूराइजेशन। ठीक है, लेकिन अभी दोस्तों कॉन्टेक्स्ट क्या है, आइए देखते हैं, समझते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ पावर, देखो याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ये सब नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने क्या किया है दोस्तों, ये प्रपोज किया है ना, डेडलाइन को क्या दोस्तों पुश बैक किया है फॉर द एडॉप्शन ऑफ न्यू एमिशन नॉर्म्स बाय द कोल फायर्ड पावर प्लांट्स। ठीक है, सेइंग दैट, उन्होंने कहते हुए कहा है कि भाई चलो हम रीशेड्यूल करते हैं, है ना, ताकि क्या हो सर पावर टैरिफ को इंक्रीज, पावर टैरिफ को इंक्रीज किया जाए। डिटेल अगर आप इनसे इंफॉर्मेशन की बात करें दोस्तों, तो सेंट्रल ने क्या किया था, इनिशियली इस डेडलाइन को सेट किया था, है ना, सेंटर हैज इनिशियली सेट अ 2017 deadline for the thermal power plant to comply with emission standard to installing the flue gas desulfurization FGD unit that cut emissions of toxic sulfur dioxide, है ना। मतलब मैंने यही चीज बताया था दोस्तों कि सल्फर डाइऑक्साइड को 2017 में दोस्तों डेडलाइंस को सेट किया गया था सेंटर के द्वारा, है ना। बट अब हुआ क्या है दोस्तों, इधर रिसेंटली क्या हो रहा है आगे देखते हैं जरा। दैट वाज लेटर चेंज्ड वेरिंग डेडलाइन फॉर द डिफरेंट रीजंस एंडिंग इन 2017। लेकिन अब दोस्तों क्या किया गया, तो यहाँ पे 2022 को क्या सर अब न्यू डेडलाइन सेट किया गया है। अंडर द लेटेस्ट प्रपोजल नो न्यू डेट्स हैव बीन सेट, लेकिन अभी तक दोस्तों न्यू कोई डेट नहीं सेट किया गया कि यहाँ तक
यहाँ एंड किया जाएगा यहां तक दोस्तों। द टारगेट शुड बी मेंटेन यूनिफॉर्म एम्बिएंट एयर क्वालिटी। क्या हो सर, अगर आप ऐसा करेंगे तो एयर क्वालिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर इसकी बात करें दोस्तों डिसल्फराइजेशन का, तो डिसल्फराइजेशन मैंने अभी जस्ट बताया दोस्तों, रिमूवल ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड SO2, है ना, यही क्या कहलाएगा दोस्तों, फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन कहलाएगा। इट सिक्स टू रिमूव द गैसियस पॉल्यूटेंट्स लाइक SO2 फ्रॉम द exhaust from the exhaust, है ना, फ्लू गैस जनरेटेड इन फर्नेस, बॉयलर्स एंड अदर इंडस्ट्रियल प्रोसेस ड्यू टू थर्मल प्रोसेसिंग, ट्रीटमेंट एंड कंबसन। जो कंबसन किए जाते हैं, है ना, उसमें दोस्तों SO2 जो एग्जॉस्ट होता है उसे क्या करना, कम किया जाए, उसको डिसल्फराइज किया जाए। ठीक है। कॉमन मेथड यूज जो होता है दोस्तों, वेट सल्फ्यूरिक एसिड को प्रोसेस किया था दोस्तों, रिमूविंग सल्फर इन द फॉर्म ऑफ कमर्शियल क्वालिटी, है ना, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है। अगर आपको बात अगर इसमें कहें दोस्तों, तो सिंपल से यहाँ पे अगर ये सब चीजों को अगर आप रिमूव करें, इतना जगह अगर आप ना करने की कोशिश करें, तो सिंपल से आप यहाँ पे रख सकते हैं कि अगर हम क्या कर रहे हैं, कंबसन के जब हम क्या करते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोसेस जब करते हैं, तो उस इंडस्ट्रियल प्रोसेस के दौरान जो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड जो निकलता है, उसे क्या करता है, जो बहुत ज्यादा टॉक्सिक, है ना, गैस के रूप में क्या होता है दोस्तों, इन्वायरमेंट में प्रोड्यूस होता है, इन्वायरमेंट में क्या होता है दोस्तों, आता है, उसे क्या करना, उसकी मात्रा कम करना, उसका अमाउंट कम करना, ही क्या कहलाएगा, डिसल्फराइजेशन कहलाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। पैंगोलिन, अभी जो मैंने बताया था दोस्तों, पैंगोलिन अभी आपने देखा होगा कि एक एनिमल का चित्र जिसपे आपने देखा था पैंगोलिन को। तो चाइनीज पैंगोलिन हैज बीन लिस्टेड एज क्रिटिकली इंडेंजर्ड एनिमल। ठीक है, ठीक है। इंडियन पैंगोलिन जिसका नाम है दोस्तों मैनी कैरीज कॉजडाटा, ठीक है, हैज बीन लिस्टेड एज इंडेंजर्ड। It is also scheduled to two category protected animal under the Wildlife Protection Act 1972। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ये स्टेटमेंट देगा, आपको कौन सा स्टेटमेंट सही लगता है, आप बताएंगे कि कौन सा स्टेटमेंट सही है दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे स्टेटमेंट जो दोस्तों, आपको थोड़ा सा अगर आपको यहाँ पे जानकारी होगा, अगर पैंगोलिन के बारे में अगर थोड़ा सा पढ़ेंगे, इन्वायरमेंट के अगर आप इन्वायरमेंट में अगर आप पढ़ेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे आपको मैं बता दूं स्टेटमेंट 1 और 2 जो दोस्तों वो सही है, 1 और 2 जो स्टेटमेंट है वो सही है, परंतु स्टेटमेंट 3 जो है वो दोस्तों गलत है, क्योंकि इन पैंगोलिन को दोस्तों शेड्यूल्ड 1 में रखा गया है। ठीक है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कैटेगरी शेड्यूल्ड 1 में दोस्तों इसको रखा गया है। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में जान जाते हैं दोस्तों। तो अगर यहाँ पे उड़ीसा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने दोस्तों स्ट्रेस किया है ना, नीड फॉर द स्टिकर मॉनिटरिंग ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टू चेक, है ना, पैंगोलिन पॉचिंग एंड ट्रेडिंग। दोस्तों इसके बहुत ही ज्यादा क्या होता है, ऑनलाइन इसके क्या होते हैं दोस्तों, इसको पॉचिंग किया जाता है, इसको क्या किया ट्रेड किया जाता है। इफेक्ट के बारे में बात करें तो पैंगोलिन है दोस्तों ओनली स्केली मैमल्स है। स्केली मैमल्स का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि जिसके शरीर पे एक मतलब चिपकेदार टाइप का सर मतलब स्किन हो। ठीक है, मतलब ऐसे लग रहा हो जैसे कोई चिप मतलब उखड़ गया है, या फिर कुछ पेपर टाइप का वैसा मतलब, ठीक है, खुरदरा टाइप का। ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे, स्केली मैमल्स जो है वो अर्थ के इस प्लेनेट पे पाया जा रहा है। अकॉर्डिंग टू अगर हम बात करें दोस्तों सिटीज, तो इट इज आल्सो द मोस्ट इलीगली ट्रेडेड वर्टिब्रा विद इन द क्लास। ठीक है, ऑन द 8 स्पीसीज पैंगोलिस वर्ल्ड वाइड 2 आर फाउंड इन इंडिया। पूरे दोस्तों 8 स्पीसीज हैं पैंगोलिन के, इसमें से 2 क्या किया जाते हैं दोस्तों, इंडिया में पाए जाते हैं। लेकिन मैं बता दूं दोस्तों 4 जो है दोस्तों आपके एशिया में है, और 4 जो है दोस्तों अफ्रीका में है। ठीक है, जो 2 इंडिया में है उसे का नाम है दोस्तों चाइनीज पैंगोलिन, और एक है दोस्तों इंडियन पैंगोलिन। 2 नाम है, याद रखिएगा कि जो 2 पैंगोलिन जो इंडिया में पाए जाते हैं उनका नाम है, एक चाइनीज पैंगोलिन नाम है दोस्तों, और ये क्या है दोस्तों इंडियन पैंगोलिन। ठीक है, चाइनीज पैंगोलिन दोस्तों उसको क्या हो सर, हैज बीन लिस्टेड एज क्रिटिकली इंडेंजर्ड, और इंडियन पैंगोलिन का नाम दोस्तों जो इंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है। और ये दोस्तों शेड्यूल 1 कैटेगरी फर्स्ट में, है ना, प्रोटेक्टेड एनिमल अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में है। आप देख लीजिए थोड़ा सा, अगर हम 2019 असेसमेंट की अगर बारे में बात करें, 2019 असेसमेंट के अगर बारे में बात करें दोस्तों, तो आप देखिए एशिया में दोस्तों 4 पैंगोलिन पाए जाते हैं, और अफ्रीका में भी 4 पैंगोलिन पाए जाते हैं। अगर बात करें दोस्तों एशिया में 4 पैंगोलिन कौन कौन है, तो चाइनीज पैंगोलिन, सुड्डा, फिलीपींस, इंडियन। ये 2 पैंगोलिन जो दोस्तों ये इंडिया में पाए जाते हैं, ये चाइनीज जो पैंगोलिन है, ये चाइनीज पैंगोलिन और इंडियन पैंगोलिन, ये क्या कहता है इंडिया में पाया जाता है। एक दोस्तों क्या है क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, और एक दोस्तों इंडेंजर्ड स्पीशीज में आ रहा है। ठीक है,
और बाकी आप दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं चाइनीज सुंडा पेंगोलिन है, फिलीपींस पेंगोलिन है, व्हाइट व्हाइट वाइल्ड कर्सर पेंगोलिन, गेंट और दोस्तों ब्लैक बेल्ट। तो ये सब आप देख लीजिएगा, थोड़ा सा आप एक बार नजरों से लगा दीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको एग्जाम में कभी कोई क्वेश्चन है तो आप गलत ना करें। अब बात करते हैं दोस्तों हम इंडिया का आर्कटिक एक्सपेडिशन को रिज्यूम इन जून। दोस्तों इंडिया ने क्या कर रहा है, आर्कटिक एक्सपेडिशन को जून में रिज्यूम करेगा, है ना। अब देखते हैं दोस्तों इसमें क्या क्या चीजें बात की जा रही है। तो इंडिया embarked upon the Arctic research by launching the first scientific expedition to Arctic in the first week of August 2007। 2007 में दोस्तों हमारा साइंटिस्ट ने, है ना, आर्कटिक रिसर्च एक्सपेडिशन सबसे पहली बार शुरुआत किया था, यूजिंग द इंटरनेशनल रिसर्च फैसिलिटी इन द स्पीटबर्जन आइसलैंड इन नॉर्वे। थोड़ा सा अगर आपको थोड़ी सी अगर जानकारी मैं दे दूं तो देखो, अगर आपको थोड़ा सा मैं जैसे कि आपको बता दूं, यहाँ पे जैसे ये आपका क्या हो गया, ये आपका दोस्तों मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, ये ग्राफ के थ्रू लीजिए, ये हो गया आपका, ये हो गया दोस्तों आपका साउथ अमेरिका, ये हो गया आपका नॉर्थ अमेरिका। और यहाँ पे आप देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे ये चीज है, ये आपका अफ्रीका हो गया, ये आपका अफ्रीका हो गया, ठीक है, थोड़ा सा मैं ऐसे ड्रा कर दे रहा हूँ। और अफ्रीका यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे आपका ग्रीनलैंड है, यहाँ पे ये क्या है, एरिया जो है वो ग्रीनलैंड है। और यहाँ से अगर आप स्टार्ट करेंगे तो ये जो स्टेट, ये जो एरिया है, ये आपका नॉर्वे, ये नॉर्वे है, यहाँ पे ये क्या है, नॉर्वे है। यहाँ पे आप देखिएगा इस एरिया में, इस एरिया में, ठीक है, इस एरिया में, ठीक है। तो इस एरिया में दोस्तों स्पीटबर्जन आइसलैंड है, यहाँ पे देखिए ग्रीनलैंड और ये नॉर्वे के बीच में, ग्रीनलैंड और नॉर्वे के ऊपर थोड़ा सा, ठीक है दोस्तों, ये स्पीटबर्जन आइसलैंड है। स्पीटबर्जन, यहाँ पे 4 आइसलैंड एक्चुअली है दोस्तों, है ना, यहाँ पे 4 आइसलैंड है। तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा कि बाकी जो 3 आइसलैंड है वो कौन कौन है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों मैं बता रहा हूँ, फिर से आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे 4 आइसलैंड है, जिसमें क्या है दोस्तों, एक आइसलैंड का नाम क्या है दोस्तों, एक आइसलैंड का नाम है स्पीटबर्जन आइसलैंड। हाँ, यहाँ पे 4 आइसलैंड है, बाकी 3 का नाम आपको कमेंट बॉक्स में डालना है, ठीक है। ये नॉर्वे है और ये क्या दोस्तों, ग्रीनलैंड है। यहाँ पे आपको क्या हो सर, इसी आइसलैंड में, नॉर्वे के इसी आइसलैंड में दोस्तों, आइलैंड में, नॉर्वे की इसी आइलैंड में, यहाँ पे क्या कहता है, रिसर्च सेंटर, सॉरी, नॉर्वे के इसी आइसलैंड में दोस्तों फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त 2007 यूजिंग द इंटरनेशनल रिसर्च फैसिलिटी इन द, यहीं पे क्या किया गया था दोस्तों, है ना, रिसर्च को कंडक्ट किया गया था। Subsequently, India has been sending दोस्तों scientific team every summer and winter for the carrying out studies of studies in the Arctic, primarily in the field of glaciology, hydrochemistry, microbiology and atmospheric scientist, है ना। ग्लेशियर को स्टडी करने के लिए, हाइड्रोकेमिस्ट्री को स्टडी करने के लिए, है ना, माइक्रोबायोलॉजी को स्टडी करने के लिए दोस्तों, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक साइंस को स्टडी करने के लिए दोस्तों, है ना, प्रत्येक वर्ष समर में और विंटर में क्या करता है, इंडिया क्या करती है दोस्तों, साइंटिस्ट टीम को, साइंटिफिक टीम को क्या करती है, वहां पे सेंड करती है। अगर बैकग्राउंड की बात करें दोस्तों, थोड़े से बैकग्राउंड की बात करें तो इंडिया जो है वो सिग्नेटरी दोस्तों, है ना, ट्रीटी साइन किया हुआ, एंटार्क्टिक ट्रीटी भी साइन किया हुआ दोस्तों, टू बी प्रोटोकॉल टू द आर्कटिक ट्रीटी ऑन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड हैज 2 रिसर्च सेंटर इन अंटार्कटिका, ठीक है। अंटार्कटिका में भी दोस्तों 2 रिसर्च सेंटर है इंडिया का, जिसमें पहला का नाम है दोस्तों भारती, जिसे 2012 में क्या किया गया था, लॉन्च किया गया था, रखा वहां पे सेटल किया गया था। और एक दोस्तों नाम है मैत्री, जो 1998 को दोस्तों 1988 को दोस्तों इसे क्या किया गया था, ऑब्जर्वर स्टेटस के रूप में, सॉरी 1998, सॉरी 90 क्या बोल रहा हूँ, सॉरी 1988 को दोस्तों इसे क्या किया था, सेटअप किया गया था। इंडिया को क्या किया गया, ऑब्जर्वर स्टेटस मिला है दोस्तों अंटार्कटिक काउंसिल का। ऑब्जर्वर स्टेटस का मतलब वहां पे देख रेख करने का, वहां पे दोस्तों क्या कर सकता है, अपना लेबोरेटरी बना सकता है, वहां पे उसकी देख रेख कर सकता है, और वहां पे, है ना, जो एक्टिविटीज हो रहे हैं, जो, है ना, इन्वायरमेंटल चेंजेस हो रहे हैं, उसको भी क्या करने को, स्टडी करने का, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, बात करते हैं द न्यू स्कूल बैग पॉलिसी 2020।
तो इसे रिलीज किया गया है दोस्तों एनसीईआरटी के द्वारा, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसमें कहा गया है दोस्तों कि जो बच्चे 1 से 2 क्लास के जो स्टूडेंट होते हैं उनके बैग का जो वेट होना चाहिए वो लगभग 1.6 टू 2.2 केजी के इक्वल होना चाहिए। जो बच्चे 4, 5, 6 जो बच्चे 3, 4, 5 के होंगे उनके जो बैग का जो वेट होना चाहिए वो 1.7 टू 2.25 केजी होना चाहिए। और जो बच्चे 6 और 7 के हैं उनके जो बैग के जो वेट होना चाहिए वो 2 से 3 केजी का होना चाहिए। जो बच्चे 8 क्लास के होंगे उनके बैग का जो वेट होगा 2.5 से लेकर के 4 केजी के इक्वल हो सकता है। और जो बच्चे 9th और 10th के स्टूडेंट होंगे उनके बैग का जो वजन होगा वो 4.5 केजी से नीचे होना चाहिए और 2.5 केजी के बीच में होना चाहिए। और जो बच्चे 11th 12th के होंगे उनके बैग का वजन क्या हो सकता है 3.5 से 5 केजी के बीच में हो सकता है। तो ये क्या था दोस्तों, स्कूल बैग पॉलिसी 2020, जो जो इसके द्वारा दोस्तों किसी मिनिस्टर के द्वारा नहीं पास किया गया है। कोई एजुकेशन ऐसा नहीं है दोस्तों कि गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे लॉन्च किया गया है। ये लॉन्च किया गया, इसे आप याद रखिएगा। एनसीईआरटी के द्वारा क्या किया गया दोस्तों, ये रिलीज किया गया है। नेशनल काउंसिल एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग, एनसीईआरटी के द्वारा क्या दोस्तों ये लॉन्च किया गया है। चलिए तो मेरे दोस्तों आगे चलते हैं। अभी क्लास खत्म हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग पेशेंसली, है ना। हैव अ नाइस